छोटा सा सुखी परिवार, रस्तोगी परिवार मुंबई से अपने गांव भानपुर गर्मी की छुट्टी में ट्रेन से जा रहा था। उस परिवार में 4 लोग थे, माता पिता, एक भाई जिसकी उम्र 13 साल थी और एक छोटी बहन प्रिया। स्टेशन पहुंचने के बाद वो अपना सीट नंबर ढूंढ रहे थे। उन लोगों को सीट मिल गई थी और अब वो सभी लोग अपना सामान रख रहे थे। तभी उन्हें अपनी सीट पर एक मिठाई का डब्बा दिखा। वो लोग सोचने लगे कि यह किसकी मिठाई का डब्बा है। तभी उन लोगों ने आसपास के लोगों से पूछा कि कहीं ये डब्बा उनका तो नहीं है, पर किसी ने भी हाँ नहीं बोला। उन्हें लगा कि शायद जो यात्री उनके आने से पहले इस सीट पर बैठे होंगे, शायद वही लोग ये डब्बा भूल गए होंगे। फिर उन्होंने इस मिठाई के डब्बे को ऊपर रख दिया। इन लोगों को क्या पता था कि अब उनके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। खैर, सफर शुरू हुआ और फिर थोड़ी देर के बाद ट्रेन पटरियों पर अपनी रफ्तार में दौड़ने लगी। पहले दिन का सफर तो बहुत बढ़िया गुजरा। रात का खाना खाकर अब वो सब सोने जा रहे थे। तभी राज के पिता नैतिक सोने के लिए ऊपर वाली सीट पर गए। वो बस सोने ही वाले थे कि तभी उन्हें याद आया कि ट्रेन में बैठते समय उन्होंने इस मिठाई के डब्बे को ऊपर वाली सीट पर रखा था, पर इस वक्त वो डब्बा वहां पर नहीं था। राज के पिता नैतिक ने सोचा कि हो सकता है कोई उसे ले गया हो या फिर वहीं पर गिर गया होगा। उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर अगली सुबह सभी लोग नींद से जागे। थोड़ी देर में सब फ्रेश होने के बाद सुबह का नाश्ता करने की तैयारी करने लगे। जैसे ही राज की मां ने खाना निकाला, पता नहीं कैसे वो खाना खराब हो गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उन्हें लाल रंग के कीड़े खाने के अंदर दिखे। वो सब उन्हें देखकर दंग रह गए। उन्होंने तुरंत ही खाने को बाहर फेंक दिया। तभी नैतिक ने देखा कि जिस डब्बे में खाना था उसी डब्बे में वो मिठाई का डब्बा था। उन्होंने फौरन राज से पूछा, राज, ये डब्बा तुमने रखा है क्या? राज डरते हुए बोला, हाँ पापा, इस मिठाई से अच्छी खुशबू आ रही थी इसलिए मैंने रख लिया। नैतिक गुस्से से बोला, क्या जरूरत थी इसे रखने की? तभी राज की मां बोल पड़ी, अभी जाने दो, ये देखो कि अब तक खाने वाला कोई आया क्यों नहीं। तभी नैतिक बोला, अभी सुबह का समय है, नाश्ते वाले आके जा चुके हैं, अब हमें सीधा दोपहर को ही खाना मिलेगा। राज की भूख बढ़ती ही जा रही थी। राज की नजर उस मिठाई के डब्बे पर ही थी। राज ने चुपके से इस मिठाई के डब्बे को वहां से निकाल लिया और वॉशरूम के बहाने वो ट्रेन के गेट पे गया। वहां जाकर उसने उस मिठाई के डब्बे में से कई सारी मिठाई निकाल कर खा गया। उसने उस डब्बे को ट्रेन के बाहर फेंक दिया। तभी वो चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद खाना देने वाले भी आ गए। उन्होंने खाना खरीदा और फिर सबकी भूख मिटी। उस दिन सब ठीक रहा, लेकिन दहशत की वो आंधी बस राज को अपने लपेटे में अब लेने ही वाली थी। अगले दिन सुबह अचानक राज चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। होश में आने के बाद जब उसके पापा ने पूछा कि बेटा तुम्हारी तबीयत खराब है क्या, लेकिन राज का जवाब सुनकर वो दंग रह गए। राज ने कहा, नहीं तो पापा, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे तो पता भी नहीं चला कि आखिर कब मुझे चक्कर आया और कैसे। राज को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। खैर, रात के लगभग 8 बजे तक वो स्टेशन पहुंचे। वो लोग स्टेशन पहुंचकर टेम्पो में बैठे और अपने गांव निकल गए। अजीब बात तो ये थी कि जैसे ही राज ने अपने कदम अपने घर के भीतर रखे कि तभी पूरे घर की लाइट चली गई। लेकिन इससे भी हैरानी वाली बात तो ये थी कि राज के ऊपर लटकती हुई लाल बल्ब जो किसी दानव के आंख की तरह दृश्य उत्पन्न कर रही थी। तभी उन्होंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया तो पता चला कि पूरे घर के बल्ब फ्यूज हो गए हैं। खैर, उस इलेक्ट्रिशियन ने नई बल्ब लगाई और सब ठीक हो गया। अगली सुबह उठते ही बाहर से इन लोगों को जोरों के चीखने की आवाजें आ रही थी। जब वो बाहर आए तो उन्हें पता चला कि जिस इलेक्ट्रिशियन ने बीती रात घर के सारे लाइट्स को ठीक किया था, वही इलेक्ट्रिशियन के ऊपर एक बहुत बड़ी तीव्रता की तार गिर गई थी, जिससे उसकी उसी वक्त बड़ी खौफनाक मौत हुई। इस इलेक्ट्रिशियन की मौत से सबका दिल दहल उठा, लेकिन राज एक कोने में भयानक मुस्कान दे रहा था। खैर, दिन गुजरा और आज वो पहर आ रहा था जिसका सभी प्रेतों और बुरी आत्माओं को इंतजार होता है।
यानी रात को खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अब रात के करीब 12 बज रहे थे। राज के पिता नैतिक को एक बहुत बुरा सपना आया। उन्हें ऐसा लगा कि राज की जिंदगी खतरे में है और राज को कोई शैतानी ताकत किसी डब्बे में कैद करके किसी दूसरी दुनिया में ले जा रही है। नैतिक फौरन उठा और राज के कमरे में भागता हुआ गया। राज चुपचाप अपने कमरे में गहरी नींद ले रहा था। उसे सुकून की नींद सोता देख नैतिक को बड़ी राहत मिली। नैतिक अपने कमरे में सोने के लिए चला गया, लेकिन राज सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। नैतिक के वहां से जाने के बाद राज अपने असली रूप में आ गया। राज की 2 दांत मुंह से बाहर निकल रहे थे। उसका पूरा शरीर हड्डी के ढांचे में तब्दील हो गया। अब वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक हैवान लग रहा था। वो कमरे से निकला और बाहर जाने लगा। रात बीती और फिर सुबह हुई। राज के पिता उठकर बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि राज बाहर वाले कमरे में बैठा था। तभी उन्होंने सोचा कि आज तक राज कभी इतनी जल्दी नहीं उठा, फिर आज ये चमत्कार कैसे हो गया। और राज की आंखें भी पूरी तरह से लाल थीं। अब सभी लोगों को राज में कुछ बदलाव दिख रहे थे, जैसे कि राज पूरे घर का खाना अकेले ही खा जाता। भारी से भारी सामान को बड़ी आसानी से राज एक जगह से दूसरी जगह पर रख देता। हद तो तब हो गई जब एक बार राज के दादाजी ने राज से कहा कि जाओ इन लोगों के साथ और जो हमारा बांस का पेड़ है ना, वहां से कुछ बांस को काट कर ले आओ। राज और उसके साथ 4 मजदूर उस बांस के पेड़ के पास गए। तभी राज पीछे पलटा और अब उसका रूप देखकर वो सब डर के मारे वहीं जम गए। राज के होठों से 2 दांत निकल रहे थे और राज का रूप बहुत भयानक था। राज चिंगारे जा रहा था। इससे पहले कि वो मजदूर कुछ करते, राज ने एक झटके में ही एक मजदूर के ऊपर छलांग लगाई और उसके गले पे अपने दांत कड़ा दिए। ये सब देखकर दूसरे मजदूर वहां से भागे, लेकिन राज ने इतनी तेजी से सब पे वार कर दिया कि किसी को भी वहां से बचकर निकलने का मौका तक नहीं मिला। सिर्फ 10-15 मिनट में ही राज अकेले 6 बांस के पेड़ को वहां से ले आया था। सब हैरान थे कि ये अकेले इतना सब उठाकर कैसे ले आया और इतनी जल्दी इसने इतने सारे बांस को कैसे काट लिया। उन सब ने सोचा कि जो मजदूर राज के साथ थे वो जाकर उनसे पूछेंगे। वो सब राज के साथ गए हुए लोगों से पूछने के लिए गए। जब वो उस बांस के पेड़ के पास गए तो उन्होंने देखा कि जो मजदूर राज के साथ गए थे वो सब मरे पड़े थे। उन सब के जिस्म में खून की एक बूंद भी नहीं थी। उनके जिस्म कटे फटे थे। सभी काफी डर गए थे। सभी लोगों को बड़ा ही अजीब लगा। सबने राज से पूछा कि तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? हो सकता है राज के वहां से जाने के बाद इन पर कुछ जानवरों ने हमला कर दिया होगा और इन सबको मौत के घाट उतार दिया। राज फिर से एक कोने में भयानक मुस्कान दे रहा था। ऐसा करते ही उसके दादाजी ने उसे देख लिया। उसके दादाजी समझ चुके थे कि हो ना हो राज के शरीर में जरूर कोई बुरी प्रेत का वास है जो ये सब कर रहा है। उसके दादाजी हमेशा से ही गांव में रहते थे और पुराने जमाने के भी थे, इसलिए उन्हें इन सभी का बहुत ही ज्यादा ज्ञान था। वो अब राज पर अपनी चौकन्नी नजर रख रहे थे। वो इसके बारे में घर में किसी को बताना नहीं चाहते थे। फिर ठीक रात में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। राज के दादाजी भी उठ गए। राज घर के पीछे वाले दरवाजे से जंगल की तरफ जा रहा था। राज के दादाजी उसके पीछे पीछे जाने लगे। फिर थोड़ी देर बाद अब जो वो नजारा देख रहे थे ये उनके 75 वर्ष में पहली बार का अनुभव था। उन्होंने देखा कि राज गौशाले में बंधी हुई गायों का खून पीने में व्यस्त है। उस पूरे इलाके में सिर्फ उन गायों की आवाजें ही आ रही थी। अब उसके दादाजी उल्टे पांव घर की तरफ भागे। उन्होंने सोचा कि अगर उस राज के अंदर बसे शैतान ने अगर उन्हें देख लिया हो तो वो भी जिंदा नहीं बचेंगे। अब उन्हें सब याद आ रहा था कि कैसे राज के कदम पड़ते ही पूरे घर की बिजली कैसे चली गई, फिर आई हुई इलेक्ट्रिशियन की इतनी दर्दनाक ढंग से मौत कैसे हुई, राज दानव की तरह खाना क्यों खाता था और उन मजदूरों की इतनी भयानक मौत कैसे हो गई। राज के दादाजी ने सोचा कि अब जो होगा कल सुबह होगा। अगली सुबह वो एक पीर बाबा से मिलने गए। राज के दादाजी ने पीर बाबा को सारी बात बताई और सब कुछ सुनने के बाद उस बाबा ने कहा कि तुम्हारे पोते के अंदर किसी शैतान ने घर कर लिया है। एक ऐसा शैतान
जो सिर्फ बर्बाद करना जानता है, वो जब एक बार पीछे पड़ जाता है तो फिर इससे बचना बहुत ही मुश्किल होता है। उस बाबा ने बताया कि राज ने आते वक्त अनजान मिठाई के डब्बे में से जिन मिठाइयों को उसने खाया था, उस मिठाई के डब्बे में कोई हैवान की आत्मा कैद थी, जिस वजह से अब वो हैवान की आत्मा राज के जिस्म में कैद है। उस हैवान ने ना जाने कितने घरों को उजाड़ दिया है, इसलिए उसे एक किसी बहुत बड़े महात्मा ने उस मिठाई के डब्बे में बांध दिया था। लेकिन उस मिठाई के डब्बे को दफनाना बहुत जरूरी था, लेकिन जिसे उस मिठाई के डब्बे को दफनाने का जिम्मा दिया था, वो शायद उस मिठाई के डब्बे को उसी सीट पर भूल गया जहां पर राज था। अब उस हैवान से बचना तो मुश्किल है, क्योंकि उसने अब राज की रूह को अपने कैद में कर लिया है। फिर भी कल तुम उसे लेकर आओ, हम कोशिश करते हैं। राज के दादाजी ने घर जाकर सबको सारी बातें बताई, और जब मिठाई वाली बात का उन्होंने जिक्र किया तब जाकर उन्हें यकीन हुआ। लेकिन राज को इतनी दूर ले जाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए राज के दादाजी ने कहा, हम राज को कहेंगे कि हम सब किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। फिर अगले दिन राज को उसका परिवार झूठ बोलकर उस जगह पर ले आए जहां उन बाबा ने कहा था। उस बाबा ने मंत्र का जाप शुरू किया। मंत्र के जाप से ही राज के पूरे शरीर में जैसे कोई सिरहन दौड़ उठी। राज बस में नहीं आ रहा था। अचानक राज ने पास ही पड़े खंजर को एकदम से उठा लिया और एक बार में ही उस बाबा के गले को धड़ से अलग कर दिया। तभी राज का शरीर दानव की तरफ भागता हुआ एक पेड़ पर चढ़ गया और उसके बाद राज का शरीर उस पेड़ से नीचे जा गिरा। राज के शरीर में अब जान बाकी नहीं थी। राज अब दूसरी दुनिया में जा चुका था। अब उनके परिवार के पास सिर्फ राज का मृत शरीर था। तभी उन्हें दूर ऊपर आकाश के मार्ग से लाल रंग में जाता हुआ एक हैवान दिखा जो किसी डब्बे को लिए जा रहा था। सबको यही लगा कि जरूर ये उस शैतान ने राज की आत्मा को अपने साथ ले गया। यह एक बहुत ही दर्दनाक किस्सा था। इस घटना के बारे में खुद हमें राज के पिता नैतिक ने बताया है। उस किस्से के बाद राज के परिवार में एक मातम सा छा गया था। राज का शरीर तो मर गया था, लेकिन राज की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ा शांति यज्ञ किया। राज के परिवार का कहना था कि राज तो हमें नहीं मिल सकता, लेकिन हमारी बस यही इच्छा है कि राज की आत्मा जहां भी रहे बस सुखी रहे। राज की आत्मा बस उस हैवान से मुक्त रहे। खैर, अब तो ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि राज की आत्मा भटक रही है या फिर अब तक उस हैवान के जुल्म को सह रही है। दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी गलती इंसान को कितनी बड़ी सजा देती है। दोस्तों, भगवान ना करे कि ऐसा नसीब भी किसी का हो। तो दोस्तों, कभी आप भी ये गलती मत कर बैठना जो राज ने किया, वरना आपका भी अंजाम यही होगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब